गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक शायद बोहर मॉडल था, तो आज आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के टॉपिक में स्टार्टिंग हम करेंगे स्पेक्ट्रम से। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? एक सिंपल वाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास कर दो तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है विबग्योर में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है? अब सुनो, जो ऊपर की तरफ जब जाते हैं हम वायलेट से लेकर रेड की तरफ, तो वेवलेंथ जो होती है, जिसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था, वो बढ़ जाती है। तो ऊपर तक जाते जाते वेवलेंथ बढ़ी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। आपको पहले पढ़ाया गया है एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने एक कांस्टेंट लगाया था, इसको बोलते थे प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, इसी फॉर्मूले को फर्दर एक्सपैंड किया था जब हमने, तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लिख दिया था हमने। फ्रीक्वेंसी को लिखा था सी बाय लैम्डा। यहाँ से एनर्जी जो था वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था। तो अगर एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि लैम्डा ज़्यादा होगा। क्लियर? एक और बात याद रखना, जो वायलेट से लेकर रेड तक का पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का, वायलेट से जस्ट नीचे अल्ट्रा वायलेट होता है, रेड से ऊपर इंफ्रा रेड होता है। इंफ्रा रेड रेज, यूवी रेज हमें दिखती नहीं है, मतलब जो हमारे विजिबल रीजन में आता है ना, वो वायलेट से लेकर रेड तक का पार्ट आता है। इसी को बोलते हैं PAR। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली PA और ये है R। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जिसकी वेवलेंथ होती है 300 नैनोमीटर से लेके। इसकी 300 नैनोमीटर होती है और इसकी होती है 700 नैनोमीटर। वैसे रेड 760 नैनोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन 700 अप्रॉक्सीमेटली याद रखो। तो 300 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में PAR होता है, दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है। आप देखो, स्पेक्ट्रम ना दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। पहले एमिशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट था, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हमने इसको ना हीट किया, या तो हम इसको बैटरी के थ्रू भी एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो अगर हम किसी तरीके से इसको एनर्जी देते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कलर को एमिट करता है। मान लेते हैं इसने यहाँ पे येलो कलर को एमिट किया, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि मान लो इसने येलो कलर को छोड़ा। तो अगर मैं इसी येलो कलर को उठा के प्रिज्म के सामने रख दूंगा तो ये फर्दर कई सारे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। मान लेते हैं येलो की जो वेवलेंथ है वो 450 से लेकर 500 नैनोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो ये 450 वाला जो होगा सबसे नीचे होगा और 500 नैनोमीटर वाला ऊपर होगा टॉप पे। तो इसके बीच की जो भी होगा, ये येलो भी अलग अलग कलर होते हैं ना, कभी डार्क येलो, कभी लाइट येलो, पेल येलो, वाइटिश येलो। ठीक है, तो ये येलो अलग अलग जो कलर होंगे ना, वो यहाँ पे अलग अलग शो हो जाएंगे इतने एरिया में। सिर्फ येलो कलर, यहाँ विबग्योर नहीं बनेगा, सिर्फ येलो कलर बनेगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? कोई भी हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, गैस, जो भी कुछ होती है हमारे केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ेंगे, उनका अपना एक पर्टिकुलर एमिशन के स्पेक्ट्रम होता है। अगर उसको हम हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो वो उसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर को शो कर पाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो कैसे समझ में आएगा। मान लो आपने वाइट लाइट ली और उस वाइट लाइट के अंदर तो सारे कलर होते हैं विबग्योर वाले, उसी के सामने आपने हाइड्रोजन को लगा दिया। हाइड्रोजन को लगाया तो फिर ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो में से सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेप्ट येलो। येलो को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सबको पास होने देगा। तो अगर वैसे वाइट लाइट को मैं प्रिज्म से पास करता रहा डायरेक्ट, मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ वाइट लाइट ली है, फिर हाइड्रोजन गैस ली है, और उस हाइड्रोजन गैस के सामने मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म लगा दिया। फिर प्रिज्म से लाइट निकाल के फिर मैंने एक स्क्रीन लगाई है। आई होप यू आर गेटिंग। है थोड़ा गंदा गंदा बट समझ जाओ। तो वाइट लाइट को जब मैंने हाइड्रोजन गैस से पास किया तो हाइड्रोजन गैस ने एमिशन स्पेक्ट्रम में जिस कलर को एमिट किया था उसी कलर को इन वाइट लाइट में से वो एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? येलो। और फिर हमने इस लाइट जो बची कुछ लाइट थी उसको प्रिज्म पे डाला। प्रिज्म पे डालने के बाद जो भी विबग्योर बनेगा, विबग्योर जो भी बनेगा ना, उसमें से येलो एब्सेंट होगा, ये वाला मिसिंग होगा, ये नहीं होगा। बाकी सारे कलर सामने सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे येलो कलर आपको शो हो गया, बाकी नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास, यहाँ पे अलग से बनाता हूँ, मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास कई सारे शेल्स होते हैं, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में होता है ना, तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, वो भी पहले शेल में। अच्छा, जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, हमें पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। अब यहाँ
अलग अलग जो इसके शेल हैं इसके अंदर एनर्जी अलग अलग होती है। इसको हम एक फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो मैंने आपको बोहर मॉडल वाले पार्ट में डराइव कराया हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब समझने की कोशिश करो पहले होता क्या है। अगर मैंने किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को ना एनर्जी दी तो ये अपने हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, या तो यहाँ जाएगा तो या तो यहाँ जाएगा, या तो और फर्दर और कुछ स्टेट बना लो कहीं तक भी जाएगा। जिस किसी भी स्टेट में फर्दर जाएगा वहाँ पर ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। जहाँ ओरिजिनली कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। इस बात को जब मैं बताता हूँ ना तो साथ ही साथ स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया करो साइड में। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे ओरिजिनली पाया जाता है उसको बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। जब आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया किसी भी हायर एनर्जी लेवल पे, तो वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन अगर रुक गया, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वापस आ जाएगा, तो उसी स्टेट को हम बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ के कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रह के, ठीक है, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यहाँ से लेके एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ा, वापस आने के लिए एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा। और अगर एनर्जी को कुछ वो रिलीज़ करेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hc/λ। एच तो कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो एनर्जी अगर रिलीज़ करेगा तो कोई ना कोई वेवलेंथ भी तो रिलीज़ करेगा, और जो भी वो वेवलेंथ रिलीज़ करेगा वही स्पेक्ट्रम बनाएंगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था? लाइट का एमिशन, लाइट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि कौन सी मतलब एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ लाइट, रेड वायलेट कहाँ कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम में इतने से पोर्शन को अलग निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस था, ये शेल थे हमारे, मैं इतने से पोर्शन को बिल्कुल अलग निकाल लेता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपको बिल्कुल ये एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस टाइप की, ठीक है। ये है कुछ रिप्रेजेंटेशन। मान लो ये पहला शेल है, ये वाला, ये पहला शेल हुआ, ये सेकंड शेल हुआ, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, सेवन शेल। पहले शेल में एनर्जी 13.6, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता होना चाहिए एनर्जी की कौन कौन सी यूनिट आपने सुनी है आज तक। एक सुनी होगी आपने जूल, एक सुनी होगी कैलोरी। इन दोनों के बीच में रिलेशन मालूम है? इनके बीच में रिलेशन होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 4.2 जूल। और सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी की यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से इन सबसे कैसे रिलेट करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इतना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतनी एनर्जी होती है। अब आगे की बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये सारी एनर्जीज़ कैसे निकाली हैं, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था स्टार्टिंग में बोहर मॉडल में। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था -13.6 इंटू Z²/n²। जिन बच्चों ने शायद लास्ट लेक्चर ढंग से ना समझा हो उनके लिए एक बात बता दूं, एंड टोटल एनर्जी हमने वहाँ पे डराइव की थी, वह नेगेटिव आई थी। जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम थी। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो दोनों कुल मिला के नेगेटिव आ गए थे। तो टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव का एक और रीज़न अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, कुछ और बातें का, लेकिन अभी बस इस बात पर ध्यान रखो। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो Z की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ Z² की वैल्यू को 1² लिखोगे। और अगर मैं इस पहले शेल की बात करूँ, ये है पहला शेल, ये है सेकंड शेल। पहले शेल में एनर्जी निकालना चाहता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहा है पहले शेल में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? मैं Z की वैल्यू को 1 डालूंगा, N की वैल्यू को 1 डालूंगा, तो आंसर आ जाएगा -13.6। मैंने एज इट इज़ उठा के उसको यहाँ पहले शेल में लिख दिया, N = 1 में। फिर मुझे ये वाली वैल्यू कैसे निकल के आई? मैंने फिर से ये वाला फॉर्मूला लिया, इसमें Z की वैल्यू को 1 डाला, N की वैल्यू को 2 डाला। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 13.6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कुछ आ जाएगा हमारा -3.4। फिर मैं N की वैल्यू को 3 डालूंगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 13.6 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा, फिर ये आ जाएगा। फिर 16 से डिवाइड करूँगा, एंड सो ऑन। ये सारी एनर्जीज़ आप निकाल लोगे। मतलब कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या है, इनके एनर्जी गैप को आपको एज इट इज़ याद रखना है। एनर्जी गैप 1-2 मैं लिख देता हूँ, बाकी आप निकाल लेना खुद से। ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 में से 2 गए, 4 2, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इनके बीच में एनर्जी गैप आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इनके बीच में एनर्जी गैप कितना आता है? मान लो 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 9, और आपका
8 और यहाँ आ जाएगा आपका 1.89। ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। इन दोनों इनका भी देख ही लेते हैं। एक 1.51 में से 85 घटा दो, 51 + 15 आई थिंक 66, तो 0.66 का आ जाएगा क्या? हाँ इतने कुछ आएगा। ठीक है, तो 1.51 में से आपने कम कर दिया 76। ओके, करके देख लेते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है। 1.51 और यहाँ आ गया 0.85। 1 में से 5 6 और यहाँ पे हमने लिख देंगे 6। हाँ 0.66 तो है। ठीक है, तो ये आ गया 0.66। इतनी भी ख़राब नहीं थी, पहली बार में भी सही बोला था मैंने। तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये एनर्जी गैप भी आप याद रखेंगे, अभी न्यूमेरिकल बताऊंगा इस पर कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बस एक बात याद रखो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुको, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पर है? पहले शेल में होता है। वो एनर्जी लेगा तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा, या तो यहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा। ये बात याद रखना। जो सबसे टॉप होता है ना, इसको मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, यहाँ पे n = 7 लिख दिया मैंने। इसको n = 6 तक याद रखो बस, और उसके बाद ना कुछ 1-2 बीच में लाइन छोड़ के इसको सबसे टॉप पे बना लेना, कहीं पे ऐसे कुछ भी सबसे टॉप पे बना लेना लाइन, उस पर लिख देना n = इन्फिनिटी। जब वो इन्फिनिटी पे होता है तो उस टाइम उसकी एनर्जी 0 होती है। मुझे एक बात बताओ क्या न्यूक्लियस कहीं यहाँ पर होगा? मैं आपको कोई एक रीज़न समझाने जा रहा हूँ, वो एनर्जी नेगेटिव वाला। मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अभी इन्फिनिटी पे रखा है। कहाँ रखा है मैंने? सबसे टॉप पे कहीं पे। इसी, या तो एक काम करो, वो लाइन आपको समझ में ना आ रही हो तो इस टॉप वाली लाइन को आप इन्फिनिटी मान लो। ठीक है, मैं इस वाली लाइन को क्या मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इन्फिनिटी मान लेता हूँ। मान लो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे रखा होता है न्यूक्लियस से कंपैरिजन में, तो उसकी एनर्जी होती है 0। कितनी होती है? 0। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को मैं जितना पॉजिटिव चार्ज के पास लाऊंगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे या मतलब और चार्ज बढ़ा देंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, और अगर न्यूट्रल करेंगे तो उनमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी वो पता नहीं, बट समझो एनर्जी रिलीज़ होगी। कैसे आपको बताया मैंने एनर्जी रिलीज़ क्यों होगी? देखो एक बात याद रखना, चाहो तो आप बीच में स्क्रीन को पॉज करके साइड में कहीं लिख देना, चार्ज सिस्टम आर अनस्टेबल। जो सिस्टम चार्ज होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। और अनचार्ज सिस्टम जो होते हैं, वो अनचार्ज वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊँगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास ला रहे हो, मतलब न्यूट्रल कर रहे हो आप। न्यूट्रल कर रहे हो तो मतलब वो अनचार्ज हो रहा है, और अनचार्ज हो रहा है तो वो क्या रहेगा बेटा? स्टेबल रहेगा। क्लियर है? अगर वो स्टेबल हो जाएगा, अच्छा एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या लेने देना होता है? एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। एनर्जी होती है इन्वर्सली के, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी एनर्जी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। समझ लो ऐसे कि जैसे जेब में पैसा, वैसे तो आजकल उल्टा हो गया, लेकिन अगर जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा कूदोगे, कभी ये खरीद लेते हैं कभी वो खरीद लेते हैं, और नहीं होगा तो बिल्कुल बैठ जाओगे आराम से, स्टेबल हो जाओगे। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ? सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। और एनर्जी या स्टेबिलिटी क्या बताया मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में? जितना सिस्टम न्यूट्रल होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के पास, तो मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, जब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था, इस वाले शेल में था, तो उसके ऊपर एनर्जी कितनी थी? 0। और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, टुवर्ड स्टेबिलिटी जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। पहले से ही एनर्जी 0 है, ऊपर से और एनर्जी को रिलीज़ करोगे तो क्या आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये सारे आंसर हम इसलिए नेगेटिव में इसलिए लिख रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, अगर हमें निकालना पड़े, मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमें मान लो ये निकालना पड़े कि मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से पहले शेल में आया। ये सेकंड शेल थी, ये सेकंड शेल है, ये वाला सेकंड शेल से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आया, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा? तो क्या हमें एक गैप दिख रहा है? 10.2 का हमने निकाल के अभी सॉल्व किया था। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। और यहाँ से लेके फर्स्ट से हमें वापस देना पड़े, ऊपर सेकंड में भेजना पड़े, तो इतनी एनर्जी को वापस हम इसको एब्जॉर्ब करा देंगे। इस यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है?
इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से आया ना यहाँ तक, तो इतनी एनर्जी को रिलीज़ कर चुका था। यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से यहाँ तक आया, सेकंड शेल तक आया इन्फिनिटी से, तो इतनी एनर्जी को ऑलरेडी वो रिलीज़ कर चुका था। थर्ड में आया तो इतनी एनर्जी रिलीज़ कर चुका था। सेम ऊपर से आते वक्त एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर जो बात को आप सुनते हैं वहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके उसको साइड में हर पॉइंट को लिखो, क्योंकि यहाँ पे मेरा 15 मिनट का लेक्चर आपके लिए लिखने के हिसाब से कम 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट को जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते रहो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपना पहले से लिख के। ठीक है, तो आगे क्लियरिटी करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hc/λ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E=hc/λ। तो एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू ये थी 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी था स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दोनों कांस्टेंट की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे मैंने एनर्जी को ना जूल और कैलोरी में ना लिख के सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म से पढ़ा है, तो हम उसी टर्म्स में एनर्जी को लिख लेते हैं। अगर एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम पता है ना, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर ये सब यूनिट होती है, तो अगर वेवलेंथ तो हमारी एंगस्ट्रॉम में है, एक वेव की लेंथ एंगस्ट्रॉम में है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उनका डायरेक्ट रिलेशन मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया, ये अप्रॉक्सीमेटली 12400 आता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन चलो थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, अभी नहीं पूछता। ठीक है, समझने की कोशिश करो कुछ बातों को। अब मुझे एक चीज़ समझाओ पहले, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को उठा के कहीं से कहीं तक भी ले जाऊँ, क्या सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पर रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है फर्स्ट से लेके सेकंड के बीच में? फर्स्ट से लेके सेकंड के बीच में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो रही है। उसके ऊपर जाओ आप, देखो एनर्जी गैप रह गया 1.89 का, फिर आ गया 0.66 का, फिर नीचे जाओगे 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग, आप ऊपर चलते चल जाओ, 0 पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं आया ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो पहले से लेके दूसरे के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले से दूसरे में जाओगे तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से लेके वापस आओगे तो इतनी एनर्जी को रिलीज़ कराना पड़ेगा। क्लियर होगी? ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ, आपसे कोई यहाँ पे कोई मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर मान लें आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सेकंड से कोई फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहता है, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो आप सीधा आंसर बोलोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कोई पूछ ले तीसरे से लेके पहले में आना है, ठीक है, तो तीसरे से पहले का मतलब क्या हुआ? ये थर्ड शेल हुआ, यहाँ से पहला, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो और नीचे आने में कितनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ दो। अच्छा, अगर आपसे कोई एनर्जी को जूल में पूछ ले, तो मान लो आपके पास सेकंड से फर्स्ट आने में एनर्जी निकली थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे कोई पूछे बताओ जूल में कितनी एनर्जी निकली, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पता है ना कन्वर्जन, इसमें क्या करोगे आप? 10.2 में 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर जो आएगा वो भी जूल में आ जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया निकालने का। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी विबग्योर वाली, ये था विबग्योर, और विबग्योर में आपको एक बात समझाई थी मैंने कि ऊपर की तरफ जाते वक्त ना एनर्जी ना कम हो रही होती है, और ये है अल्ट्रावायलेट, और ये हो गया रेड, ये हो गया इंफ्रारेड। क्लियर है? तो ऊपर जाते जाते एनर्जी कम हो रही है और नीचे जाते जाते एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है? तो अल्ट्रावायलेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और इंफ्रारेड में सबसे कम एनर्जी होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे समझो। अगर इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ ऊपर से आते वक्त की बात करता हूँ, नीचे से जाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ऊपर वाले शेल से उठ के फर्स्ट शेल में आए, कहाँ पर आए? फर्स्ट शेल में। यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है वो। सेकंड से पहले में आ सकता है, थर्ड से पहले में आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, इवन इन्फिनिटी से भी आ सकता है। तो कहीं से भी उठ के फर्स्ट में अगर आएगा तो हमें पता है वो इतनी एनर्जी तो पक्का, ये वाला एनर्जी गैप तो लेगा ही लेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप लेगा। जो भी एनर्जी यहाँ निकलेगी उसको मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट करूँगा एनर्जी वाले में, तो उसकी कोई वेवलेंथ निकलेगी, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू आप डाल ही दोगे। जो भी वेवलेंथ निकलेगी वो विबग्योर वाली रीजन में लाई करेगी, वॉयलेट से लेके रेड, दैट इज़ 300 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में कहीं लाई करेगी। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ टेबल वाइज मैंने कुछ बात लिखी हुई है, उनको समझने की कोशिश करो। एक मिनट बताना, गलत हो गया, सुनो। अगर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइन याद रखना कि अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है तो एनर्जी बताओ इस पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा था। ये विजिबल रीजन होता है और ये होता है
इंफ्रारेड का रीजन। क्लियर है? जब एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है, एनर्जी सबसे ज़्यादा कब निकल के आ रही है? जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घुस रहा है ऊपर से किसी भी से, क्योंकि हर बार वो इस वाले एनर्जी गैप को क्रॉस करेगा ही करेगा। अगर इस वाले एनर्जी गैप को क्रॉस करेगा तो वो जो भी वेवलेंथ रिलीज़ करेगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी हमेशा। तो अगर n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता है, इस तरह की सीरीज़ को बोलते हैं लाइमन सीरीज़। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज़। और ये जो लाइमन सीरीज़ होती है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी। अगर n की वैल्यू 2, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल से कहीं से भी सेकंड में आता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, जब भी आएगा तो वो इस वाले एनर्जी गैप में मैक्सिमम, यही सबसे बड़ा एनर्जी गैप होता है, ऊपर तो सब 0.0 समथिंग दिया हुआ है। तो जब तक वो यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम, अगर वो इन्फिनिटी से भी आता है देखो, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ कर सकता है? 3.4। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। मैक्सिमम आएगा तो 3.4 और सबसे मिनिमम यहाँ से आएगा तो 1.89। तो एनर्जी जो रहेगी हमेशा एक रीजन में लाई करेगी इस ग्राफ के, वो होता है विजिबल रीजन। सबसे अगर n की वैल्यू 1 थी तो कहाँ पे लाई किया? अल्ट्रावायलेट में। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो जो भी वेवलेंथ निकल के आएगी ना इस बार, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, ऊपर वाले किसी शेल से आए या तो इन्फिनिटी से आए, तो जो उसकी वेवलेंथ निकल के आएगी ना हमेशा, वो आएगी विजिबल रीजन में। कहाँ पर आएगी? विजिबल रीजन में। तो सबसे पहले हमने अल्ट्रावायलेट कवर किया, फिर विजिबल किया। ऊपर के जितने भी पॉइंट थे आपने देखा यहाँ पे n की वैल्यू 3 के बाद, अगर n की वैल्यू हमने 3 लिख दी, उसके ऊपर की जितनी वैल्यू थी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग निकल के आएंगी। तो एनर्जी बहुत कम है ना, तो एनर्जी बहुत कम है, तो आगे जितने भी रीजन पाएंगे सबके सब इंफ्रारेड के ऊपर, इंफ्रारेड वाले रीजन में मिलेगा। तो अगर n की वैल्यू 3 में इलेक्ट्रॉन आता है तब भी इंफ्रारेड, n की वैल्यू 4 आता है तब भी इंफ्रारेड, n की वैल्यू 5 है तब भी इंफ्रारेड, सारे इंफ्रारेड में आते हैं। पहली सीरीज़ को बोलते हैं, अगर n की वैल्यू 1 में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता है उस सीरीज़ को बोलते हैं लाइमन सीरीज़। 2 में आता है तो बाल्मर सीरीज़, 3 में आता है पाश्कन, ब्रैकेट, पी फंड। अगर n की वैल्यू 6 होती है तो उसको हमफ्रे सीरीज़ बोलते हैं, HUMPHREY। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, वेव नंबर। वेव नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक फ्रीक्वेंसी का साइन बनाते हैं और उसके ऊपर बार बना देते हैं। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/λ भी लिख सकते हैं। तो वेव नंबर और ये वेव नंबर है, अगर ये ऊपर नहीं होता तो ये खाली फ्रीक्वेंसी हो जाता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे ही साइन होता है इसका भी। तो व्हाट इज़ वेव नंबर? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है R 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। n1 वो शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वो n2 है। तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करके चाहें तो साइड में लिखते हैं। n1 वो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और n2 वो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे r जो है ना, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, मैं चाहूँ तो स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, इसको रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन में z की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो आप चाहो तो इसको ख़त्म ही कर दो फॉर्मूले से। वैसे तो जनरल फॉर्मूला ये हमेशा याद रखना, लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी वैल्यू को आप हटा सकते हो वहाँ से। जब आप NCERT की एग्जाम्पल देखोगे तो आपको z दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। तो वहाँ z का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपकी सारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ, आपसे कोई पूछ ले लाइमन सीरीज़ की, लाइमन सीरीज़ में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकाल के दिखाओ, कितनी कितनी होंगी। तो कैसे निकालोगे? अभी अभी आपने पढ़ा, जब भी लाइमन है, लाइमन का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? अब उसकी फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है। देखो मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज़ कर सकता है वो, ये मैक्सिमम एनर्जी लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम एनर्जी। क्लियर? मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज़ कर सकता था? जब वो इन्फिनिटी से आ रहा था। इन्फिनिटी से आते वक्त, फर्स्ट शेल में आते वक्त उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। और मिनिमम एनर्जी कितनी रिलीज़ की थी उसने? जो सेकंड से की थी, दैट वाज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मिनिमम एनर्जी रिलीज़ कर पाता है वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इतनी रिलीज़ करेगा और मिनिमम इतनी करेगा। आपसे पूछा मैंने लैम्डा मैक्स और फिर पूछा मैंने लैम्डा मिनिमम, ये पूछा आपसे, बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी और मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए इज इक्वल टू hc/λ के हिसाब से, क्या लैम्डा एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। तो लैम्डा अगर मैक्सिमम है
तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। क्या मिनिमम एनर्जी ये वाली है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 12/400 बाय लैम्डा। लैम्डा निकालना है, लैम्डा को इधर ले जाते हैं, एनर्जी को उठा के इधर ले आते हैं। बताओ, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं लैम्डा मैक्सिमम, तो एनर्जी कौन सी डालेंगे, मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अगर मुझे लैम्डा मिनिमम निकालना पड़ा तो वो होगी 12/400 बाय 10.2 की जगह मैं क्या डाल दूंगा इस बार, मैक्सिमम एनर्जी डालूंगा। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, 13.6 की होती है। तो लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम किसके लिए निकल जाएंगे, हमारे लाइमन वाले के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ करके निकालो, मतलब दोनों तरीके से आपको आना चाहिए निकालने के लिए। आर की वैल्यू को आर के टर्म्स में ही निकालना, मतलब इसको सॉल्व मत करना फर्दर, इसी के टर्म्स में निकालना। एन की वैल्यू को 1 डालो, एन की वैल्यू को 2 डालो। बताओ, अगर लैम्डा मुझे मैक्सिमम निकालना है तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी। लैम्डा मैक्सिमम कब होता है, लैम्डा मैक्सिमम जब एनर्जी मिनिमम होगी। और जब एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ N2 की वैल्यू को डालोगे आप 2 और 1 यहाँ पे डाल दोगे। अगर यहाँ पे हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालनी पड़ती तो एनर्जी मैक्सिमम होती, और मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में तो आता। लाइमन की केस की बात करें ना, तो N की वैल्यू को तो 1 डालोगे, और N2 को डालना पड़ता आपको इन्फिनिटी। क्या डालना पड़ता, इन्फिनिटी। आई होप क्लियर हुआ आपको। नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, कुछ भी होता है तो। ठीक है, बट डोंट टेक्स्ट ऑन ग्रुप एंड ऑल। ठीक है, तो उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब पे वहीं के वहीं अपना डाउट्स डाल दिया कीजिए, मैं वहीं पे रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, ये आता है आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा नया टॉपिक है। देखो, एक पहले होमवर्क याद रखना, कुछ अपनी बात ध्यान से रखना। जैसे मैंने आपको लाइमन सीरीज़ के लिए निकालना सिखाया अभी, मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ, दो टर्म्स में। एक तो वेव नंबर वाले टर्म्स में निकालने की कोशिश की मैंने भी, और एक आपको मैंने एनर्जी के फॉर्मूले से E=2 वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से निकालने की कोशिश की है। आपको ये लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट सबके लिए निकालना। दूसरा होमवर्क ये आपको सारा एनर्जी गैप खुद फिल करने हैं और याद करने हैं कि बताओ पहले से लेके इसके बीच में कितना गैप, एटलीस्ट शुरू के 3 गैप तो याद रखना ही रखना है हमेशा। ठीक है, ये आपको मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बड़ा काम आएगा। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर होगी पूरी, ये वेव नंबर हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले सिंपल इंग्लिश को पढ़ो, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, शायद मैंने अधूरा लिख दिया है, इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना। इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स पोजिशन। इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना, एंड इट्स पोजिशन। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो ये ना न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में भटक रहा है शेल्स के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक साथ उसका मोमेंटम, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ पता करना बहुत मुश्किल है। कैसे, आपको कोई बॉडी कब दिखती है, जब उस पर लाइट गिरती है, और जब लाइट गिरती है तो वो आँखों पे वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है बॉडी, तो हमें वो दिख जाती है कि वो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। मान लो एक लाइट आई, आके इलेक्ट्रॉन पे टकराई तो हमें दिखा कि इलेक्ट्रॉन अच्छा यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। वो जैसी लाइट इस पे से आएगी वो टकरा के वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इधर उधर भाग जाएगा। क्या लाइट्स जैसी रिफ्लेक्ट हुई वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी तरफ भाग चुका है, और भागेगा तो वेलोसिटी आ जाएगी उसके अंदर। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, V=mv। अगर उस पर हमने लाइट डाल के उसकी पोजीशन जानने की कोशिश की तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एक साथ उसकी पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ नहीं पता कर सकते। ठीक है, इन दोनों का इसके फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। बस यहाँ पे ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 सारा कुछ कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई। ठीक है, एक शॉर्टकट बताता हूँ, न्यूमेरिकल्स जो आप IIT वगैरह के निकालेंगे। आपने कभी सुना है g की वैल्यू 9.8 होती है, तो हम पाई का स्क्वायर जो है ना उसको भी g लिख सकते हैं। देखो, क्या पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसका स्क्वायर करके देखना, ये 9.8 के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव जो होते हैं IIT वगैरह के अंदर, आंसर अगर वहाँ पे g आ रहा होगा तो वहाँ पे उठा के पाई स्क्वायर लिख देंगे आंसर में, बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें याद रखना, ट्रिक्स में काम आएंगी आप लोगों को। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को और खोल सकता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। मान लो ये डेल्टा एक्स है, यहाँ N2 लिखा,
यहाँ मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, ये लिखा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ऐसे आया। मुझे बताओ मास तो कभी चेंज होगा नहीं, मास तो उतना ही रहेगा ना इलेक्ट्रॉन का, लाइट पढ़ने में मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो मास को उठा के मैं नीचे ले आता हूँ और वेलोसिटी को यहाँ लिख देता हूँ। तो आप कर लेंगे या मैं करूँ, जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी लिख देता हूँ, चलो बच्चे हो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में? सबसे अच्छी बात, वी बोथ कैन शट ईच अदर एनी टाइम। नेक्स्ट, चलो एक आपका शायद इसमें टॉपिक रहेगा, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है ना, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए मतलब काम करता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा। अब मेरे पे लाइट डालोगे, मैं हिलूंगा थोड़े ना, ठीक है, समझ गए ना बात को? तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर का मतलब समझने की कोशिश करो। देखो चलो बाद में बताऊँगा कि डुअल नेचर का मतलब समझो पहले। हर मैटर के पास ना दो नेचर होते हैं। डुअल नेचर का मतलब होता है दो नेचर। डुअल मतलब दो, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा हम फोटोन जो है ना, फोटोन, उसका मास भी निकाल पा रहे हैं और उसकी वेवलेंथ भी निकाल पा रहे हैं। अब देखो, हम लोग वेवलेंथ किसकी निकालते थे, वेव की निकालते थे, और मास किसी पर्टिकुलर पार्टिकल जो हमारे पास मैटर हो उसका निकालते थे। तो यहाँ पे जो मास निकाला तो उससे पता लगा, चलो इसके पास हमने मान लिया ये पार्टिकल है, फोटोन एक पार्टिकल माना, लेकिन अगर हमने वेवलेंथ निकालनी तो हमें मानना पड़ेगा ना वेव है। तो हमने वहाँ से डिस्कवरी की साइंटिस्ट ने कि हर मैटर के दो नेचर होते हैं, एक होते हैं वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। तो कौन कौन से नेचर हो गए, यहाँ पे लिख देता हूँ दो नेचर, एक लिखा तो है, ये है वेव नेचर और एक ये हो गया पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब इसी साइंटिस्ट ने, बोर नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या किया, कुछ निकाल, ये डी ब्रोगली नाम के, सॉरी ये जो था डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने किया था, समझाया मैंने था, ठीक है। तो मेरा भी क्रेडिट होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, तो डी ब्रोगली का मतलब समझो ध्यान से। इसने क्या किया, ये जो फार्मूला था इज इक्वल टू mc², आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, ये आइंस्टाइन ने दिया था। तो अगर एक एनर्जी का फार्मूला mc² था, इसने एनर्जी के फार्मूले को एज इट इज लिखा, और अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, अभी जो आपने मतलब पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, प्लैंक के हिसाब से जो एनर्जी थी E इज इक्वल टू h नहीं होती, अभी भी पढ़ाया था मैंने शायद आपको। इसको हम लिख सकते थे फर्दर E इज इक्वल टू hc/λ। हमने दोनों एनर्जी को उठा के आमने सामने लिख दिया, mc² hc/λ को आमने सामने रखा, एक C से C को काट दिया, लैम्डा को उठा के उधर ले गए, देखो लैम्डा उठा के इधर ले गए, mc² को नीचे ले गए, C से C काट दिया, यहाँ पर आ गया h/mc। मास इंटू वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ लाइट है भाई, तो मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है कि नहीं होता, P से डिनोट करते हो, जिसको नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में पढ़ लोगे आप, काइनेमेटिक्स में शायद, हाँ काइनेमेटिक्स, आई होप आप लोगों की वहाँ तक हो गया है शायद मेरे हिसाब से, मुझे भी अपडेट नहीं है पूरा, लेकिन मोमेंटम तो आपको पता ही होगा, 9th-10th में पढ़ लेते हैं मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो लैम्डा की वैल्यू आती है यहाँ पे निकल के आती है h/p की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो जो वेवलेंथ होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। मैं इसके थोड़ा आगे का पार्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों को। देखो, लैम्डा की वैल्यू अगर आपने लिखी h/p, यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया था, मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आंसर लिखना हो तो क्या करेंगे, कैमरे को सीधा कर लेता हूँ थोड़ा सा, रुको। P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है P/m। यहाँ तक हो गया? अच्छा, आप लोगों को मालूम ही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे v की वैल्यू को उठा के मैं P/m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा हाफ m। आई होप आप लोगों को मेरी रेटिंग समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी रेटिंग है। तो हाफ m, v की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, P²/m², m से m को काट देंगे, ये बन जाएगा P²/2m। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया P²/2m, काइनेटिक एनर्जी आ गया P²/2m। ये P² क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
तो पी की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला निकला 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक है, पी स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट कर देंगे तब पी रह जाएगा ना। इसको उठाओ इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले में रिप्लेस कर दो। ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारा नया बन के एच अपॉन में अंडर रूट में क्या 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, मेरे सामने कैमरा है और मुझे अंधों की तरह लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, मुझे दिखता नहीं सामने, क्योंकि सामने कैमरे को होल्ड करना ज़रूरी होता है। क्लियर है, तो इसलिए तिरछा मिर्चा लिख दिया, कोई नहीं एडजस्ट करो। ये आ गया। एक और बात याद रखना, एक और बात समझाता हूँ आपको। मान लो हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज को अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस दे दें, बैटरी लगा दें इस पर, बैटरी से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोवाइड कर दें तो वो भागने लगता है किसी ना किसी तरफ। ठीक है, तो अगर वो भागेगा तो उस पर एनर्जी होगी। तो वहाँ पर अगर हमने एक चार्ज क्यू को v पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उसकी एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है बेटा QV। ठीक है, अब भागेगा तो उसकी एनर्जी कितनी है QV। भागा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो उसको क्या हम हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू QV लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV। मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह वो QV भी लिख सकता हूँ। तो इस फर्दर फॉर्मूले को मैं एक्सपेंड करूँगा एच अपॉन में अंडर रूट, यहाँ लिखूँगा 2m इंटू Q इंटू V। एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। क्लियर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, हमें निकालना है लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है जब हमने उस पर v पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिया। मैंने अभी आपको बताया एक चार्ज q को अगर v पोटेंशियल डिफरेंस दो तो भागेगा, और भागेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है ना, तो वेवलेंथ तो उसकी भी हो सकती है, तो उसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो अगर आपको निकालनी है तो यहाँ क्या करोगे आप, मास इलेक्ट्रॉन का डालोगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का डालोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में ही बता रखा है सब कुछ। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, और ये तो फिक्स है ही। क्या सिर्फ अंडर रूट वी रह जाएगा। तो लैम्डा का कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, वो आता है 12.27 बाय अंडर रूट वी। आप चाहो तो ऐसे याद रख लो। अच्छा, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँ तो 144 आता है क्या, तो 144 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, वो यहाँ डिवाइड बाय रूट। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, पूरे को अंडर रूट में लिख के 144 ही लिख देता हूँ अप्रॉक्स में आन के, और यहाँ लिख देता हूँ v। ये लैम्डा फॉर किसके लिए आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल निकालने की कोशिश करेंगे, और रोते रहना बैठ के, अल्फ़ा की चार्ज कितना होता है और अल्फ़ा का मास कितना होता है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, खुद निकालोगे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।